Hi everyone, this is CS Vikram Agarwal, and in today's lecture we will understand section 77, that is registration of creation of a charge. Now first of all you must understand what is a charge. चार्ज क्या होता है ये समझना अपने लिए बहुत ज़रूरी है, तब जाकर के हमें सेक्शन 77 समझ में आएगा कि ये रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, कैसे रजिस्टर करवाना होता है, कौन रजिस्टर करवाएगा, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारा चीज समझेंगे। बट पहले ये समझ लेते कि चार्ज क्या होता है। देखो चार्ज का डेफिनेशन लिखा हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज 16 के अंदर में। तो सबसे पहले एक एग्जांपल समझते हैं, देखो उसके बाद डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। सपोज अपने सामने एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, और इस कंपनी को अपने बिजनेस पर्पस के लिए अराउंड 500 करोड़ रुपीस का लोन चाहिए था। ठीक है, बिजनेस चलाने के लिए इसको 500 करोड़ रुपए की जरूरत थी, इसको लोन चाहिए था। तो ये कंपनी किसके पास गई? एक बैंक के पास गई, मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और रिलायंस ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अप्रोच किया, बोला भाई साहब हमें 500 करोड़ रुपए की जरूरत है, बिजनेस आगे बढ़ाना है, तो आप हमारी मदद करिए। तो स्टेट बैंक ने बोला कि भाई हमें कोई तकलीफ नहीं है, आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत नाम है आपकी कंपनी का, तो चलो हम आपको पैसे देने के लिए तैयार है, बट फॉर सेफ्टी पर्पस हमें आपकी कोई प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी अपने पास रखनी पड़ेगी। मतलब क्या हुआ कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास बहुत सारे क्या हो गए बताओ, लैंड, बिल्डिंग, अदर एसेट्स। तो रिलायंस क्या करेगा, अपना कोई एक एसेट एसबीआई के नाम पे गिरवी करके उससे लोन ले लेगा। तो चलो मान लेते कि रिलायंस की एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है सर? 800 करोड़ रुपए वैल्यू है इस बिल्डिंग की। अब रिलायंस ने क्या बोला कि ये बिल्डिंग जो है ना सर, ये मैं आपके नाम पे लिख देता हूं, आपके नाम पे लिख देता हूं। मतलब क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस बिल्डिंग का मालिक बन जाएगा? आंसर इज नो। मालिक तो आज भी कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। मालिक आज भी यही है, बस इस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स जो है वो किसके पास जमा करवा दिए जाएंगे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा करवा दिए जाएंगे ना। एसबीआई और रिलायंस इन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट बनेगा। ठीक है, एक अग्रीमेंट बनेगा। इस अग्रीमेंट में सारी बातें लिखी हुई होंगी कि भाई रिलायंस ने एसबीआई से 500 करोड़ रुपए का लोन लिया है, ये लोन इतने दिन में वापस किया जाएगा, इसके ऊपर इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, इसके बदले में रिलायंस ने अपनी ये प्रॉपर्टी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम पर एज अ सिक्योरिटी लिख दी गई है। ये सारी की सारी बातें एक अग्रीमेंट के ऊपर में लिखी जाएंगी। ठीक है, अब क्या होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इस बात की तसल्ली हो गई कि भाई एक प्रॉपर्टी हमारे नाम पे गिरवी रखी हुई है, अगर रिलायंस ने कभी डिफॉल्ट किया, अगर उसने हमारा पैसा रिटर्न नहीं किया, तो एटलीस्ट हमारे पास कोई एक कुशन होगा, कोई एक एसेट है जिसके सहारे हम ये कोशिश कर सकते कि हमारा पैसा रिकवर हो जाए। चलिए यहां तक अभी कोई तकलीफ नहीं है। अब मान लो कि एक और बैंक है एचडीएफसी, रिलायंस को करीब साल 2 साल के बाद और पैसों की जरूरत पड़ी। कितना सर? 600 करोड़। इस पर रिलायंस किसके पास गया? एचडीएफसी बैंक के पास गया, और वापस से वही कहा कि भाई हमें पैसों की जरूरत है, बिजनेस आगे बढ़ाना है, तो 600 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है। एचडीएफसी ने भी वही सेम कहानी रिपीट करी कि भाई आप बहुत अच्छी कंपनी हो, आपका बहुत अच्छा नाम है, आपको पैसे देने में कोई तकलीफ नहीं है, बट देखो सेफ्टी पर्पज के लिए आपका कोई एसेट हमारे पास गिरवी रखना पड़ेगा। तो रिलायंस ने क्या किया, दोबारा से इसी प्रॉपर्टी का, इसी बिल्डिंग का एक और पेपर बनवा लिया, और ये पेपर लेकर के वो पहुंच गए एचडीएफसी बैंक के पास कि भाई साहब ये प्रॉपर्टी हम आपके नाम पे लिख देते हैं, गिरवी कर देते हैं। अब एचडीएफसी को कैसे पता चलेगा कि जो प्रॉपर्टी रिलायंस ऑफर कर रहा है एज अ सिक्योरिटी, वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी किसी और के नाम पे गिरवी रखी हुई है? एचडीएफसी बैंक को ये कैसे पता चलेगा? तो यहां पे क्या होता है कि इस तरीके के केसेस में बैंक्स का लॉस होने का चांसेस होगा, बिकॉज सर ये प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी किसी और के नाम पे गिरवी रखी हुई है,
अगर सेम प्रॉपर्टी आपके पास गिरवी रखी जाएगी तो आपका उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई अधिकार नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी उस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी और का अधिकार आ चुका है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इस प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ ना कुछ अधिकार है, कोई इंटरेस्ट है, कोई राइट है। इस इंटरेस्ट को, इस अधिकार को बोला जाता है चार्ज। करेक्ट, इस इंटरेस्ट, इस अधिकार को बोला जाता है चार्ज। मतलब सर प्रॉपर्टी आज भी किसकी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज की। आज भी उस प्रॉपर्टी का ओनर कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। बट कहीं ना कहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का उस प्रॉपर्टी के ऊपर डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ थोड़ा सा भी हो, कोई अधिकार तो है, उस अधिकार को हम कहते हैं चार्ज। करेक्ट। तो जब रिलायंस ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया और अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखी, तो हम ऐसा कहेंगे कि रिलायंस ने अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर क्या क्रिएट कर दिया? बोलो, एक चार्ज क्रिएट कर दिया। किसके फेवर में ये चार्ज क्रिएट हुआ? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फेवर में चार्ज क्रिएट हुआ। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हम क्या बोलेंगे आज के बाद? हम कहेंगे दैट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द चार्ज होल्डर। करेक्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द चार्ज होल्डर। अब अगर रिलायंस किसी दूसरे लेंडर के पास चला जाए तो उस लेंडर का नुकसान हो सकता है। उसको ये समझ में नहीं आएगा कि भाई जो प्रॉपर्टी रिलायंस हमें ऑफर कर रहा है वो ऑलरेडी किसी और के नाम पे गिरवी रखी हुई है। सिमिलरली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ भी फ्रॉड हो सकता है। हो सकता है कि रिलायंस इसी प्रॉपर्टी के झूठे कागजात बना ले, कुछ पेपर्स बना ले और ये प्रॉपर्टी किसी और को सेल कर दे। करेक्ट। तो एक नॉर्मल पर्सन को, एक आम इंसान को कैसे पता चलेगा कि वो प्रॉपर्टी जो कंपनी हमें ऑफर कर रही है वो प्रॉपर्टी एक्चुअली फ्री है या उस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी और का कोई भी तरीके का अधिकार है? तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई आप कभी भी अगर कहीं से कोई लोन लेते हो और अपना कोई भी एसेट आप गिरवी रखते हो, किसी भी तरीके से उसके ऊपर एक चार्ज क्रिएट होता है, तो इस बात की जानकारी आपको देनी पड़ेगी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, आरओसी के पास। आपको ये बात बतानी पड़ेगी। करेक्ट। ये जिम्मेदारी किसकी है? कितने दिन के अंदर बताना पड़ेगा? कैसे बताएंगे? ये सारा चीज हम सेक्शन 77 में समझेंगे। बट अभी के लिए फिलहाल आपको ये समझ में आना चाहिए कि चार्ज क्या होता है, व्हाट इज अ चार्ज। चलिए, अगर यहां पे देखा जाए चार्ज का डेफिनेशन तो क्या लिखा हुआ है? चार्ज मींस एन इंटरेस्ट और लियन क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ अ कंपनी। चार्ज क्या होता है? किसी भी तरीके का अधिकार जब क्रिएट हो जाए कंपनी के प्रॉपर्टीज के ऊपर में, उसके एसेट्स के ऊपर में, उसके अंडरटेकिंग्स के ऊपर में, एज अ सिक्योरिटी। और ये किस पर्पस से क्रिएट हुआ? सर एज अ सिक्योरिटी। हमने कहीं से पैसे उधार लिए थे, कहीं से लोन लिया था और एज अ सिक्योरिटी हमने अपनी प्रॉपर्टी उस लेंडर के पास में गिरवी रखी है। तो चलिए, चार्ज क्या है? सर चार्ज मीन्स एनी टाइप ऑफ इंटरेस्ट और लियन क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी और एसेट्स और अंडरटेकिंग्स ऑफ अ कंपनी एज अ सिक्योरिटी एंड इट इंक्लूड्स अ मॉर्गेज। और क्या लिखा हुआ है कि मॉर्गेज है, तो उस मॉर्गेज को भी क्या कहा जाएगा? चार्ज कहा जाएगा। बोलने का मतलब क्या हुआ? देखिए, हम आपके सामने 3 वर्ड्स अभी पेश करेंगे। एक मॉर्गेज, एक प्लेज और एक हाइपोथिकेशन। ये तीनों ही चीजें क्या है? एक्चुअली आप अपनी कोई एक प्रॉपर्टी गिरवी रख रहे हो, बट तीनों में हल्का सा डिफरेंस है। जब कभी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, जैसे जमीन हो गई, कोई बिल्डिंग हो गई, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी जब आप गिरवी रखते हो और लोन लेते हो, तो ऐसे केसेस में इस तरीके के ट्रांजैक्शन को कहा जाता है मॉर्गेज। ऐसी सिक्योरिटी को कहा जाता है मॉर्गेज। प्लेज और हाइपोथिकेशन, ये दोनों चीजें क्या है? बोलो, मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है। मान लो कि आपके पास एक सोने की अंगूठी है, एक सोने की चेन है। आप गए किसी ज्वेलर के पास और आपने बोला कि भाई साहब हमें 50,000 रुपए की जरूरत है। तो ज्वेलर ने बोला बदले में क्या दोगे? आपने कहा कि एक काम करिए, हमारी ये जो चेन है, ये जो अंगूठी आप रख लीजिए अपने पास, हम ये आपके पास जमा कर देते हैं। ठीक है, जिस दिन हम आपका पैसा रिटर्न करेंगे, हम अपनी ये अंगूठी, अपनी ये चेन वापस लेके चले जाएंगे। तो कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है और ये मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन आपने लेंडर के पास दे दिया। आपने अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी किसी लेंडर को दे दी कि भाई आप रखिए, जिस दिन मैं आपका पैसा रिटर्न करूंगा उस दिन मैं आपके पास आऊंगा और ये सामान वापस लेके चला जाऊंगा। दिस इज प्लेज। हाइपोथिकेशन में क्या होता है? हाइपोथिकेशन के अंदर भी मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर में ही एक सिक्योरिटी क्रिएट होती है। बस डिफरेंस ये होता है कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी हम लेंडर को नहीं देते, ये हमारे पास ही रहती है। जैसे सर मैंने एक गाड़ी खरीदी, एक 4 व्हीलर खरीदी, तो 4 व्हीलर कैसा हो? बोलो, इमूवेबल या मूवेबल? सर मूवेबल है ना, यहां से वहां जाती है, मूवेबल है। अब जिस बैंक से हमने लोन लिया
उस बैंक को हमने कहा कि भाई कुछ भी हुआ तो आप हमारी गाड़ी उठा करके ले जाइएगा, बट फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, इस गाड़ी को यूज करेंगे, ये गाड़ी हमारे पास रहेगी। हाँ, इस गाड़ी का अधिकार हम आपको देते हैं कि अगर डिफॉल्ट हुआ तो आप ये गाड़ी उठा के ले जाइएगा। मॉर्गेज में वापस से बता रहे क्या होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। प्लेज और हाइपोथिकेशन के केस में मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। प्लेज के केस में वो मूवेबल प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं रहती है, हम उसका पोजेशन ट्रांसफर कर देते हैं, पोजेशन सामने वाले को दे देते हैं। और हाइपोथिकेशन के केस में पोजेशन हमारे ही पास रहता है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मॉर्गेज, प्लेज और हाइपोथिकेशन। बट अपने को सिंपल सी बात याद रखनी कि भाई हमने अपनी किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर, किसी भी एसेट के ऊपर किसी भी तरीके से अगर सिक्योरिटी क्रिएट की है तो उसको चार्ज के डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाएगा। अगर कोई कहता है कि सर ये चार्ज थोड़ी, ये तो मॉर्गेज है, बोला भाई तुम इसे मॉर्गेज कहो, प्लेज कहो, हाइपोथिकेशन कहो, कुछ भी कहो, हमारी नजर में ये क्या है, चार्ज है। तो क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज अ चार्ज? सर चार्ज मीन्स एन इंटरेस्ट और लियन created on any property or assets or undertaking of a company as a security and it includes a mortgage। तो चार्ज का डेफिनेशन अभी क्लियर होना चाहिए। अब एक लिस्ट हम लोगों ने यहाँ पे तैयार करी है कि सर कंपनी अपने किस तरीके के एसेट्स के ऊपर में चार्ज क्रिएट कर सकती है, किस तरीके के एसेट्स को मॉर्गेज किया जा सकता है, कैसे एसेट्स के ऊपर में सिक्योरिटी क्रिएट की जा सकती है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक इंडिकेटिव लिस्ट है, एक बार देखेंगे फिर मूव ऑन करेंगे सेक्शन 77 के अंदर में, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑन विच चार्ज कैन बी क्रिएटेड। जैसे सर इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, अदरवाइज मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, कंपनी के बुक डेट्स यानी डेटर्स बोल लीजिए या ट्रेड रिसीवेबल्स बोल लीजिए, ये भी कंपनी का एसेट हुआ तो इन एसेट्स के ऊपर में भी चार्ज क्रिएट हो सकता है। अदरवाइज एनी अंडरटेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग स्टॉक इन ट्रेड, कंपनी के गोडाउन में बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ है, उस स्टॉक के ऊपर में भी चार्ज क्रिएट हो सकता है। अब शिप, अगर कंपनी के पास कोई शिप है, कोई एयरक्राफ्ट है, तो इन सारी चीजों के ऊपर भी चार्ज क्रिएट हो सकता है। इनटैंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, तो देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जो है उन चीजों के ऊपर भी चार्ज क्रिएट हो सकता है। हम अपने बैलेंस शीट के अंदर में इनटैंजिबल एसेट्स शो करते हैं, जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, तो इन सारी चीजों के ऊपर भी चार्ज क्रिएट हो सकता है। अगर कंपनी ने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की हुई तो उस इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर चार्ज क्रिएट हो सकता है। अदरवाइज अनकॉल्ड शेयर कैपिटल, व्हाट इज अनकॉल्ड शेयर कैपिटल? मान लीजिए कि एक शेयर 10 रुपए का है, जिसके ऊपर अभी तक कंपनी में 3 रुपए के कॉल्स किए गए और 7 रुपीज अभी क्या है, अनकॉल्ड है। ठीक है, तो 10 रुपए में से कंपनी ने अभी तक 3 रुपया कॉल किया है और 7 रुपए क्या है, अनकॉल्ड है। तो ये जो अनकॉल्ड शेयर कैपिटल है, इस शेयर कैपिटल के ऊपर भी चार्ज क्रिएट हो सकता है। अदरवाइज कॉल्स मेड बट नॉट पेड, चलिए कंपनी ने पैसा मांगा था अभी तक 10 रुपए में से पूरा 10 रुपया, बट इस 10 रुपए में से 3 रुपया रिसीव हुआ है और 7 रुपया भी क्या है, अनपेड है, अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। तो ये जो अनपेड अमाउंट है, इस अनपेड अमाउंट के ऊपर भी चार्ज क्रिएट हो सकता है। वो पैसे जो कंपनी को मिलने वाले हैं उस पैसे के ऊपर चार्ज क्रिएट हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 77 की, कि चार्ज क्रिएट होने के बाद इस चार्ज को रजिस्टर करवाने का ड्यूटी किसका होता है, ये किस तरीके से रजिस्टर करवाया जाता है और कितने दिन के अंदर रजिस्टर करवाना जरूरी होता है। चलिए, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी कंपनी। चलिए भाई, लोन किसने लिया था, कंपनी ने, तो कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि ये कंपनी ही क्या करेगी, इस चार्ज को रजिस्टर करवाएगी। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी कंपनी क्रिएटिंग अ चार्ज ऑन इट्स प्रॉपर्टी, एसेट्स, अंडरटेकिंग्स whether tangible और intangible, चाहे वो tangible प्रॉपर्टी हो चाहे intangible हो, चाहे वो आपका कोई मूवेबल आइटम हो, इमूवेबल आइटम हो, चाहे वो गुडविल हो, पेटेंट हो, कुछ भी हो, अगर आपने किसी भी तरीके से अपने एसेट्स के ऊपर में चार्ज क्रिएट किया है, whether in इंडिया और आउटसाइड इंडिया, ये प्रॉपर्टीज इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, उससे भी फर्क नहीं पड़ता, यू हैव टू रजिस्टर द पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज। सर पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज बोलने का मतलब क्या हुआ कि सर हमने कितने रुपए का लोन लिया, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, कितने दिनों में हम पैसे रिटर्न करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी हमने गिरवी रखी है, उस प्रॉपर्टी का लोकेशन क्या है, ये सारी चीजें फुल डिटेल्स में आपको बतानी पड़ेंगी। चलिए, रजिस्टर द पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज साइंड बाय कंपनी एंड चार्ज होल्डर। इसके ऊपर सिग्नेचर किसका होगा, कंपनी का भी सिग्नेचर होगा और चार्ज होल्डर का भी सिग्नेचर होगा। चार्ज होल्डर बोलने का मतलब क्या हुआ सर, चार्ज होल्डर मीन्स द लेंडर, जिसने आपको पैसा दिया।
टुगेदर विद द इंस्ट्रूमेंट इफ एनी क्रिएटिंग सच चार्ज। चलिए, तो आप ये जो डिटेल्स बताओगे, इस डिटेल्स के साथ आपको क्या जमा करवाना है? इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग द चार्ज। इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग द चार्ज का मतलब क्या हुआ सर? ये हो गया वो लोन अग्रीमेंट जो आपने बैंक के साथ एंटर किया था। जैसे हमने एक बात करी थी ना कि जब रिलायंस गया एसबीआई के पास, तो उनके बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ था। सो दिस अग्रीमेंट बेसिकली इज द इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग द चार्ज, जिसके अंदर ये बात लिखी हुई थी कि रिलायंस अपनी प्रॉपर्टी हमारे नाम पे गिरवी कर देगा। इन फॉर्म नंबर CHG1 और CHG9 विथ ROC विद इन 30 डेज ऑफ इट्स क्रिएशन। चलिए, तो अगर इसकी समरी ली जाए तो यहाँ पे सिर्फ इतना सा बात अपने को याद रखना है कि ये चार्ज क्रिएट होने के बाद किसका जिम्मेदारी है कि इस चार्ज का रजिस्ट्रेशन करवाया जाए? सर, इट इज द ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू रजिस्टर द पर्टिकुलर्स ऑफ द चार्ज। ठीक है, चाहे वो मूवेबल आइटम हो, इमूवेबल हो, टैंजिबल हो, इनटैंजिबल हो, इंडिया में, इंडिया के बाहर, देयर इज नो एक्सक्यूज। अगर आपने चार्ज क्रिएट किया है तो उस चार्ज को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। सर, कैसे रजिस्टर करवाएगा? एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। सर, फॉर्म का नाम क्या है? CHG1 या फिर CHG9। अगर डिबेंचर्स के रिस्पेक्ट में है तो CHG9 करवाइए, अदरवाइज CHG1 आपको जमा करवाना है। और कितने दिन के अंदर जमा करवाना है? विद इन 30 डेज ऑफ द क्रिएशन ऑफ चार्ज। जिस दिन चार्ज क्रिएट हुआ था, जिस दिन आपके बीच में वो अग्रीमेंट साइन हुआ था, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये फॉर्म फाइल करवा देना है। चलो, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी कंपनी creating a charge on the property or assets or undertaking, whether tangible or intangible, in India or outside India, to register the particulars of such charge signed by both the company as well as the charge holder together with the instrument creating such charge। इंस्ट्रूमेंट भी फाइल करेंगे, वो अग्रीमेंट भी फाइल करेंगे। कैसे फाइल करेंगे? इन फॉर्म नंबर CHG1 और CHG9 विद द ROC विद इन 30 डेज ऑफ इट्स क्रिएशन। अब यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए सर, हम महान देश भारत में रहते हैं जहाँ पे कि लोग समय के बिल्कुल पाबंद लोग हैं। हर एक काम हम लोग पर्टिकुलर प्रॉपर टाइम से करते हैं, बट कभी कभी ऐसा कोई तकलीफ आ जाता है कि हम समय से अपना काम नहीं कर पाते। तो चलो यार, हो गया हमसे मिस्टेक, हो गया गलती। आपने बोला था कि 30 दिन के अंदर जमा करवाइए, भाई 30 दिन बीत चुके और हमने 30 दिन में जमा नहीं करवाया, तो अब क्या होगा बताओ? जान लोगे बच्चे की नहीं? ROC में ऑन एन एप्लीकेशन बाय द कंपनी allows such registration to be made within a period of 60 days of such creation। चलिए, जिस दिन क्रिएट हुआ था वहां से 60 दिन ले लीजिए भाई। हमने आपको ओरिजिनली कितना दिन दिया था? 30, आपको और 30 दिन दिया, टोटल कितना हो गया? 60 डेज। जिस दिन ये चार्ज क्या हुआ था बोलो? क्रिएट हुआ था, वहां से आपको हमने 30 दिन दिया था। अभी अगर 30 दिन के अंदर नहीं कर पाते हो तो चलो और 30 दिन देते हैं ना आपको हम। टोटल कितना दिन दे रहे हैं? 60 डेज दे रहे हैं टोटल। The original date was 30 days, बट अगर आप 30 दिन के अंदर नहीं कर पाते हैं तो कंपनी के लिए और एक मौका है, आप 30 दिन का समय और ले लीजिए। टोटल मिलाकर के 60 डेज फ्रॉम द रेट ऑफ क्रिएशन। जिस दिन क्रिएट हुआ था वहां से 60 दिन हम आपको देते हैं, 30 पहले दिया था, 30 और देते हैं। चलिए सर, ROC कितना अच्छा इंसान है, देखो बोला इतना भी अच्छा नहीं है, फोकट में कोई काम नहीं करेगा। पहले जब आपको चार्ज रजिस्टर करवाना था तो वहां पे कुछ फीस का पेमेंट करना था, यहां पे आपको उस फीस के साथ कुछ एडिशनल फीस का भी पेमेंट करना पड़ेगा। आप अगर 30 दिन के अंदर रजिस्टर करवा लेते तो एक नॉर्मल फीस आपको देना पड़ता, लेकिन 30 दिन के बाद अगर आप करवाओगे तो उस नॉर्मल फीस के साथ साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, कुछ एडिशनल फीस देना पड़ेगा। सर, अगर मैं ये 60 दिन के अंदर भी नहीं करवा पाया तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा, आपको और 60 दिन मिलेगा, मतलब टोटल 120 दिन मिल जाएगा आपको। अगर आपने 60 डेज के अंदर भी नहीं करवाया तो आपको और 60 दिन दिया जाएगा, टोटल 120 दिन दिया जाएगा। लेकिन याद रखना कि अब आपकी फीस और ज्यादा लगेगी, नॉर्मल फीस भी लगेगी, एडिशनल फीस भी लगेगी और एक एड वेलोरम फीस भी लगेगी। एड वेलोरम क्या हुआ? एड वेलोरम मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, यानी कि जितना बड़ा आपका अमाउंट होगा उतना ज्यादा आपको फाइन देना पड़ेगा। अगर किसी ने 10 लाख रुपए का लोन लिया है तो उसकी पेनल्टी कम है, अगर किसी ने 10 करोड़ का लोन लिया है तो उसके लिए फीस ज्यादा है। If the registration is not made within 60 days, अगर 60 दिन के अंदर भी आप नहीं करवा पाए, then ROC may allow such registration to be made within a further period of 60 days। और 60 दिन का समय देगा आपको, टोटल 120 दिन का समय दिया जाएगा आफ्टर पेमेंट ऑफ एड वेलोरम फीस। चलिए, ये नॉर्मल फीस क्या है, एडिशनल क्या है, एड वेलोरम क्या है, एक बार समझते हैं इसको। चलिए,
तो अगर आप 30 दिन के अंदर रजिस्टर करवा लेते हैं तो आपको देना पड़ेगा सिर्फ नॉर्मल फीस, और अगर आप 30 दिन के बाद जमा करवाते हैं फर्दर 30 डेज, मतलब कि सर टोटल कितना हो गया 60, अगर आप फर्दर 30 डेज के अंदर करवाते हैं तो क्या करना पड़ेगा, आपको नॉर्मल फीस भी देनी पड़ेगी और उसके साथ आपको एडिशनल फीस भी देना पड़ेगा। सर एडिशनल कितना, 3 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल फीस, मतलब कि अगर नॉर्मल फीस सर हमारी 400 रुपये है तो हमें टोटल कितना देना पड़ेगा, नॉर्मल प्लस एडिशनल, मतलब तो सर हमें देना पड़ेगा 400 रुपया प्लस 1200 रुपया, दैट इज टोटल 1600 हमें पेमेंट करना पड़ेगा। 400 रुपया तो हमारा गया नॉर्मल, और नॉर्मल का 3 टाइम्स ये हमारा हो गया एडिशनल, तो 1600 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। ये तो स्मॉल कंपनीज और 1% कंपनीज के लिए। अगर आप स्मॉल कंपनी नहीं हो या फिर ओपीसी नहीं हो फिर क्या होगा सर, फिर आपकी एडिशनल फीस हो जाएगी 6 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल फीस। चलिए अगर आपकी नॉर्मल फीस 400 रुपये है तो एडिशनल आपको देना पड़ेगा 2400, यानी कि टोटल 2800 रुपीज आपके लग जाएंगे। और सर अगर मैं 60 डेज के अंदर भी नहीं कर पाया और एक्स्ट्रा अगर मुझे समय चाहिए तो क्या होगा, चलो बेटा अगर आप फर्दर 60 डेज में जाते हो, टोटल 120 दिन का जो टाइम है, अगर आप वहां पहुंच जाते हो तो क्या देना पड़ेगा, नॉर्मल भी देना पड़ेगा, एडिशनल भी देना पड़ेगा और एड वेलोरम फीस भी देना पड़ेगा। एड वेलोरम फीस कितना, 0.025% ऑफ द अमाउंट सिक्योर्ड बाय चार्ज सब्जेक्ट टू मैक्सिमम रुपीज 1 लाख। मान लीजिए कि आपने 100 करोड़ रुपए का लोन लिया था तो 100 करोड़ का 0.025% आपको देना पड़ेगा। करेक्ट, कितना होता है ये, तो दिस कम्स टू अराउंड 25 lakhs। सॉरी 2.5 lakhs। तो चलिए अगर आपने 100 करोड़ रुपए का लोन लिया था तो आपको एड वेलोरम फीस कितनी देनी पड़ेगी, 2.5 लाख। बट एक और बात लिखी हुई है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ रुपीज 1 लाख, मतलब कि एड वेलोरम फीस ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं। तो हमारे केस में टोटल कितना देना पड़ेगा आपको, नॉर्मल फीस भी देना पड़ेगा, एडिशनल फीस भी देना पड़ेगा और एड वेलोरम फीस भी देना पड़ेगा। तो सर 400 रुपये यहाँ देने होंगे, 1200 रुपये यहाँ देने होंगे और 1 लाख रुपए आपको और देना पड़ेगा। तो टोटल 101600 ये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है। और वहीं सर अगर ये क्या हो गया, आपकी अदर कंपनीज आ गई तो वहां पे एड वेलोरम फीस और ज्यादा हो जाती है, नॉर्मल फीस प्लस एडिशनल प्लस एड वेलोरम कितना 0.05%, मतलब इसका डबल। तो अगर आप अदर कंपनी में फॉल करते तो ये आपका 2.5 लाख की जगह कितना हो जाता, 5 लाख रुपए हो जाता। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5 लाख, तो चलो 5 लाख रुपए आपको देना पड़ता। तो ये है शेड्यूल ऑफ चार्जेस की, अगर आपने समय से अपने चार्ज को रजिस्टर नहीं करवाया तो आपको कितना फीस का पेमेंट करना पड़ेगा। चलो अभी तक का हमने जो पढ़ा उसका एक छोटा सा समरी लेते हैं। तो फर्स्ट 30 डेज के अंदर अगर आप रजिस्टर करवा लेते हो तो आपको देना पड़ेगा सिर्फ नॉर्मल फी। अगर आप उस 30 डेज के अंदर रजिस्टर नहीं करवा पाते हो, नेक्स्ट 30 डेज वाले पीरियड में अगर आप चले जाते हो तो वहां पे आपको देना पड़ेगा नॉर्मल फीस प्लस एडिशनल फीस। और ये एडिशनल फीस कितनी होगी, स्मॉल कंपनीज और ओपीसीज के लिए 3 टाइम्स ऑफ द नॉर्मल फीस और अदर कंपनीज के लिए 6 टाइम ऑफ द नॉर्मल फीस। अगर आप इसके अंदर भी नहीं करवा पाते हो और आपको और एक्स्ट्रा 60 दिन का समय चाहिए, ठीक है, तो कितना होगा बताओ, तब आपको देना पड़ेगा नॉर्मल फीस प्लस एडिशनल फीस प्लस
एड वैलोरम फीस, और ये एड वैलोरम कितना होगा 0.025% सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 1 लाख रुपीज इन केस ऑफ स्मॉल एंड ओपीसी एंड 0.05% सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5 लाख रुपीज इन केस ऑफ अदर कंपनीज। तो ये है शेड्यूल ऑफ चार्जेस। चलो तो ये अभी अपना क्लियर होना चाहिए, ड्यूटी, फॉर्म एंड टाइम लिमिट, कि किसकी जिम्मेदारी है चार्ज रजिस्टर करवाना, कंपनी की जिम्मेदारी है। कौन से फॉर्म में रजिस्टर करवाएगा सर, CHG1 या फिर CHG9। और टाइम लिमिट क्या है, देखो नॉर्मल टाइम लिमिट तो है बेटा 30 दिन ऑफ द डेट ऑफ क्रिएशन, जिस दिन क्रिएट हुआ था वहां से 30 दिन के अंदर रजिस्टर करवाना है। फिर हमने एक पढ़ लिया कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, कि अगर आप 30 दिन के अंदर नहीं करवा पाए तो आप किसके पास जाइए, ROC के पास जाइए, हाथ पैर जोड़िए, वो आपको अलाउ कर देगा। बस आपको करना क्या है, कुछ एडिशनल फीस का पेमेंट करना है। अगर क्रिएशन से 60 डेज के अंदर आप कर लेते हो, मतलब 30 ओरिजिनल 30 एक्स्ट्रा, अगर आप वो 60 दिन के अंदर भी नहीं कर पाए तो क्या होगा, तो ROC आपको और एक मौका देगा, बोला बेटा 60 दिन और ले लो। बट यहाँ पे आपको अब नॉर्मल के साथ एडिशनल भी देना पड़ेगा और एड वैलोरम फीस भी देना पड़ेगा। जितना ज्यादा तुम्हारे लोन का अमाउंट होगा उतना ज्यादा तुमको फाइन देना पड़ेगा, फीस देना पड़ेगा। Any subsequent registration of a charge shall not affect any right acquired in respect of any property before the charge is actually registered। क्या लिखा हुआ है देखो, any subsequent registration of a charge, मतलब कि सर चार्ज क्रिएट कभी और हुआ और रजिस्टर कभी और हुआ। मान ली कि चार्ज क्रिएट हुआ था जनवरी 2020 में और इस चार्ज को हमने रजिस्टर करवाया मार्च 2020 में, तो इससे क्या कोई फर्क पड़ेगा? तो लिखा हुआ है एनी सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन शैल नॉट अफेक्ट एनी राइट अक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी बिफोर सच चार्ज इज एक्चुअली रजिस्टर्ड। इस चार्ज के रजिस्टर होने से पहले हमने उस प्रॉपर्टी में जो भी अधिकार लिया था, हमारा उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो भी अधिकार था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वंस द चार्ज गेट्स रजिस्टर्ड तो फिर आपका उस प्रॉपर्टी के ऊपर अधिकार रहेगा। बट सर एक चीज यहां पे बताना चाहेंगे, मान लीजिए कि रिलायंस इसने जनवरी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया एक प्रॉपर्टी को गिरवी रख के, और यही सेम प्रॉपर्टी को गिरवी रख के रिलायंस ने फरवरी में भी एक लोन लिया, बट इस बार लिया HDFC से। अब हुआ क्या कि रिलायंस ने SBI वाले चार्ज को रजिस्टर अप्रैल 2020 में करवाया और फरवरी में जो लोन लिया था HDFC वाला, उसके चार्ज को हमने रजिस्टर करवा दिया मार्च में। बात समझना कि पहले लोन किससे लिया था, SBI से, बट उसके चार्ज को रजिस्टर कब करवाया हमने, अप्रैल में। हमने बाद में लोन किससे लिया, HDFC से, बट हमने उसके पहले उसको क्या करवा दिया, रजिस्टर करवा दिया, कहाँ, मार्च में। तो यहाँ पे कौन से वाले चार्ज को हम लोग टॉप पे रखेंगे, कौन से वाले चार्ज को प्रायोरिटी मिलेगा? सर हमारे हिसाब से ना HDFC को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगा इस बिल्डिंग के ऊपर में। क्यों? क्योंकि SBI ने लोन तो दिया, बट इस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई चार्ज क्रिएशन का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। ठीक है, किसी को ये कानो कान खबर नहीं है कि भाई ऐसा रजिस्ट्रेशन हुआ है। और HDFC ने जब लोन दिया तो उसके फेवर में पहले ये चार्ज रजिस्टर हो गया। तो अगर आपके फेवर में यह चार्ज रजिस्टर हो गया तो फिर आपके किसी भी अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, इस लाइन का यह भी मतलब निकलता है कि एनी सबसीक्वेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, कि अगर बाद में कोई चार्ज रजिस्टर हो तो इट शैल नॉट अफेक्ट एनी राइट। अगर बाद में कोई चार्ज रजिस्टर हो, इट विल नॉट अफेक्ट द चार्ज विच हैज ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड। पहले से जो चार्ज रजिस्टर हो करके रखा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर सेम प्रॉपर्टी के लिए बाद में कोई चार्ज रजिस्टर करवाया जाए तो। चलो नेक्स्ट लिखा हुआ है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। अब ये क्या लिखा हुआ है कि जब आप एक बार ROC के पास जाओगे और आप अपना फॉर्म फाइल करोगे, सर कौन सा, CHG1 या CHG9, चाहे वो 30 दिन के अंदर हो या फर्दर 30 डेज के अंदर या फर्दर 60 डेज के अंदर हो, कभी भी आप गए तो जैसे ही ROC ने आपके उस डॉक्यूमेंट को अपने यहाँ पे अप्रूव कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके बाद ROC क्या करेगा, आपको एक सर्टिफिकेट इश्यू करेगा। आफ्टर रजिस्ट्रेशन ROC शैल इश्यू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द चार्ज इन फॉर्म नंबर CHG2। और ये सर्टिफिकेट का भी क्या है, एक फॉर्म नंबर है, फॉर्म नंबर CHG2। ये सर्टिफिकेट किसको दिया जाएगा,
कंपनी को भी देंगे और चार्ज होल्डर को भी देंगे। नो चार्ज क्रिएटेड बाय द कंपनी shall be taken into account by any liquidator or any other creditor unless it is duly registered and a certificate of such charge is given by ROC। तो चलिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि अगर आपने किसी प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट तो किया बट उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाया तो फिर उस चार्ज का कोई वैल्यू नहीं है, लॉ की नजर में उस चार्ज का कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि नो चार्ज क्रिएटेड बाय अ कंपनी शैल हैव एनी वैल्यू इन द आइज ऑफ द लिक्विडेटर और क्रेडिटर unless it is registered and a certificate is issued। Certificate should be the conclusive evidence that all requirements relating to this section and the relevant rules have been followed and the charge is duly registered। कब माना जाएगा कि सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी है? जब आपने फॉर्म फाइल कर दिया, क्या तब माना जाएगा? आंसर इज नो। आपने चार्ज क्रिएट भी किया और CHG1 या CHG9 ये फॉर्म भी फाइल किया बट अभी तक आपको क्या नहीं मिला? बोलो, सर्टिफिकेट नहीं मिला है। कौन सा? CHG2 का। तो आप चैन का सांस नहीं ले सकते। ये चार्ज को तभी माना जाएगा कि ये चार्ज रजिस्टर हुआ है जब ROC ये सर्टिफिकेट इश्यू कर देगा। दिस सर्टिफिकेट इज द एविडेंस कि चार्ज रजिस्टर हुआ है। तो सेक्शन 77 इज ओवर। आई होप कि आपको यह सेक्शन अच्छे से समझ में आए। इन केस देयर इज नो डाउट, प्लीज आस्क मी, प्लीज लीव अ कमेंट। थैंक यू।